नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल की बात करें तो छात्र नेता रहे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के, उसके बाद सांसद रहे, पार्टियों में सारी राजनीति में बड़ी बड़ी राजनीति को देखा, मंत्री रहे और अब महामहिम है राज्यपाल। हमारे साथ हैं केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। नमस्कार आरिफ साहब। नमस्कार आलोक भाई। मैं इसलिए बात कर रहा हूं, तत्काल बड़ी बड़ी बातें आपसे सुनना है। अब आप महिम हैं ये, लेकिन छात्र राजनीति से आए हैं और लिखने पढ़ने वालों में हम लोगों के साथ कई बार छपते छपाते रहे हैं। तो पहली बात यह है कि आप किस रूप में देखते हैं? 1 और 1 11 होते हैं, आपका कौन सा रूप है? एक्टिविस्ट का है, राजनेता का है, दार्शनिक का है, धार्मिक मुद्दों पर ज्ञान दर्शन बताने का है असलियत, या राज्यपाल के रूप में है? ये सारे रोल कवर हो जाते हैं। मैं अपने आप को देखता हूं कि मैं भारतीय हूं, मैं भारत मां का बेटा हूं, तो मुझे फिर ये सारी चीजों में मुझे दिलचस्पी लेनी चाहिए। इसलिए मेरा यह है कि चूंकि आपसे ही शुरू हुआ था शाहबानो केस का मामला, जब आपने सारा भारी बहुमत राजीव गांधी के साथ होते हुए आपने इस्तीफा दिया। क्रांति का एक वो समय और आज के समय में जब बाकायदा इस तरह के विवाद आ रहे हैं, जैसे कहते हैं कि भाई हिजाब जरूरी है, उसके बिना तो देश और धर्म खतरे में पड़ गया है, आप किस रूप में देखते हैं? देखिए भाई, मैं इस रूप में देखता हूं कि हम एक स्वतंत्र लोकतंत्र हैं। हमारा एक संविधान है। हमारे संविधान में बुनियादी अधिकारों को माना गया है और उन बुनियादी अधिकारों में धर्म का अधिकार भी है, धार्मिक आस्था का आधार है, धार्मिक आस्था का अधिकार है, धर्म को प्रैक्टिस करने का अधिकार है। ना हर आदमी आजाद है, वो कुछ भी कह सकता है कि साहब मैं ये काम करता हूं, ये तो धार्मिक आजादी में शामिल है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक उसूल तय कर दिया, जिसको उन्होंने कहा टेस्ट टू सी वेदर इट इज एसेंशियल इंटीग्रल टू द प्रैक्टिस ऑफ द फेथ। क्या ये चीज जरूरी है अपनी आस्था के अनुसार आचरण करने के लिए? अगर ये जरूरी है तो धर्म का संरक्षण जो अनुच्छेद 25 में है वो इसे प्राप्त होगा। लेकिन अगर ये बुनियादी चीज नहीं है तो फिर इसको गवर्नमेंट को, मतलब उन्होंने तो जनरल कहा है कि इसमें आर्टिकल 25 में संरक्षण प्राप्त नहीं होगा। आप ऐसे काम करिए कि जो कानून से न टकराए। लेकिन तो स्कूल कॉलेज की बात है, ये वाली बात तो स्कूल कॉलेज में छात्रों का भी, आप तो छात्र नेता रहे, प्रोफेसर नूरुल हसन आपके यहाँ उस समय, उसके बाद शिक्षा मंत्री थे, तब हम लोगों ने देखा। तो आप लोग तो जानते हैं कि छात्रों के लिए क्या आवश्यक है या नहीं है। मैं उसी पे मैं बता रहा हूं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हिजाब जरूरी है, तो इस्लाम तो किताब का धर्म है, उसमें तो खुद ही बता दिया गया है कि क्या जरूरी है। उसे कहा जाता है 5 अरकान हैं जो जरूरी, और वो 5 अरकान क्या है? पहला है शहादत। शहादत का मतलब है ये ऐलान करना कि मैं एक खुदा को मानता हूं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह खुदा का पैगंबर मानता हूं। नंबर 2 पे नमाज पढ़ना है, नंबर रेगुलर इंटरवल्स पर, तीसरा रोजा है, चौथा ज़कात है, 5वां हज है, केवल उन लोगों के लिए जिनके पास साधन उपलब्ध हैं। अब मुझे, आपको या किसी को भी ये अधिकार है कि हम इन 5 जो जिन्हें एसेंशियल कहा गया है, इंटीग्रल कहा गया है, क्या हमें यह हक है कि हम इस लिस्ट में कुछ बढ़ा दें, कुछ घटा दें? क्या ये हमें हक है? ये कहीं बुनियादी तौर पर है नहीं। और
जस्टिस सैयद अमीर अली की किताब जो क्लासिक मानी जाती है, स्पिरिट ऑफ इस्लाम, उसके के अनुसार अगर जाएं तो ये जिस तरह का हिजाब की मांग हो रही है या जिस तरह का हिजाब पिछली एक जमाने से इस्तेमाल हो रहा है, ये हिजाब तो जस्टिस सैयद अमीर अली के मुताबिक प्रॉफिट साहब के इंतकाल के, उनके निधन के लगभग 100 साल बाद शुरू हुआ। इसका मतलब है कि राजनीति ज्यादा हो रही है। इसके पीछे कोई आपको लगता नहीं है कि राजनीति है? देश में पाकिस्तान भी कुछ बात कहने लगा, और खास करके दक्षिण में, चूंकि आप दक्षिण में हैं, केरल जो बड़ा साक्षर प्रदेश है, कर्नाटक जो बड़ा संपन्न राज्य है, वहां से आंदोलन की तरह से आग लगा रहा है देश भर में। नहीं, मेरा ख्याल से कोई आंदोलन नहीं चलेगा। केरला में कॉलेज जाने वाली मुस्लिम छात्राओं की तादाद लाखों में है। केवल 6 लड़कियां हैं जो प्रोटेस्ट कर रही। हम कैसे मान लें कि आग लग जाएगी? बिल्कुल नहीं लगी। और ना वो बच्चियां जरा सा उन्हें वक्त दीजिए, वो समझ जाएंगी कि उनको इस्तेमाल किया जा रहा है। साउथ में आमतौर से लोगों का जो रवैया है, दृष्टिकोण है, वो बड़ा सकारात्मक है। आपको सुन के ताज्जुब होगा, मुझे कर्नाटका के लोगों ने बताया कि हमारे यहां जो मदरसे हैं उनमें कर्नाटक का बच्चा मुश्किल से मिलेगा। सारे बच्चे या तो यूपी से आते हैं या बिहार से या बंगाल से। वो अपने बच्चों को मदरसे तक में तो भेजते नहीं है। और इसका नतीजा यह है कि आप कर्नाटक की किसी आम तौर से, खासतौर से शहरों की मस्जिदों में आप नमाज के लिए जाइए और आपको पता चलेगा कि इमाम साहब या तो यूपी के हैं या बिहार के हैं। कर्नाटक के इमाम ही नहीं है, चूंकि वो अपने बच्चों को मदरसे में भी नहीं भेजते। उनका एटीट्यूड दक्षिण में आमतौर से बड़ा सकारात्मक एटीट्यूड है। इसलिए ये सिर्फ चंद लोग इन बच्चियों को कुछ दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लंबा नहीं चल सकता। लेकिन आरिफ साहब ये बताएं कि यदि जैसे उस समय शाहबानो केस में हुआ था, क्या अदालत यदि उनके पक्ष में इस तरह का कोई ऐसा फैसला दे दे, वैसे हम कल, और चूंकि आप कानून को भी जानते हैं, क्या उसके बाद संसद या विधानसभाएं उसको बदल सकती हैं? नहीं, देखिए, बदलने का प्रश्न है। ऐसे सवालों को मेरे ख्याल से इसका ये वक्त नहीं है इस सवाल का। मैं इसे दूसरी तरह कहूंगा आपके सवाल के जवाब कि आपने शाहबानो केस का नाम लिया। समस्या सारी वहां से शुरू होती है जहां एक ऐसी देश में कभी किसी इलेक्शन में किसी सरकार के पास इतना बड़ा बहुमत नहीं था जितना 86 है। लेकिन भारत में एक वर्ग पैदा हो गया था जो बगैर चुनाव लड़े दिल्ली में ऑफिस खोल के ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, ऑल इंडिया जमात इस्लामी, ऑल इंडिया को इनाम दे दिया। इलेक्शन नहीं लड़ते, लेकिन कहते हैं, मुस्लिम लीग की जुबान बोलते हैं कि हम सोल स्पोक्समैन, हम बताएंगे कि कम्युनिटी क्या चाहती है। और उनको महत्व इसलिए मिल गया कि उस वक्त की सरकारों ने उनके सामने सर झुकाना शुरू कर दिया, उनको महत्व देना शुरू कर दिया। उनके कहने से माइनॉरिटी कमीशन में, वक्फ बोर्ड में उनके कहने से अपॉइंटमेंट होने लगे। अब वो एक विशेष अधिकार प्राप्त वर्ग बन गया और वो इतने विशेष अधिकार आ गए उनके पास कि उन्होंने 400 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर जिस गवर्नमेंट के पास थे उसको घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया, ऐसी भाषा बोली। और उनसे पार्लियामेंट का कानून पास कराया जिसके जरिए सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले को बदल दिया गया। अब ये एक और भी वर्ग है दिल्ली में, मुझे माफ कीजिएगा कहने में कोई मुझे हिचक नहीं है, जो है तो मुझे उनके प्रोग्रेसिव होने में कोई शुबा नहीं। वो लिबरल हैं, मुझे कोई शुबा नहीं है उनके प्रोग्रेसिव होने। तो अपने मामले में वो प्रोग्रेसिव है। लेकिन आपको ध्यान होगा, ये चीज चर्चा हो चुकी है, जब मैंने इस्तीफा दिया था और मुझ पर उस दिन दबाव डाला जा रहा था इस्तीफा वापस लेने के लिए, तो एक बहुत बड़े लीडर ने मुझसे, जिनको आखिर में भेजा गया था मेरे पास,
उन्होंने मुझसे कहा कि भाई हम इलेक्शन लड़ते हैं, हम कोई समाज सुधारक थोड़े ही हैं। अगर मुसलमान गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं तो इनको पड़े रहने दो, तुम क्यों इस्तीफा देते हो? वो प्रगतिशील वर्ग वो है जिनको मैं कह रहा हूं, जो अपने मामले में तो प्रगतिशील है, लिबरल हैं, लेकिन मुसलमानों के लिए उनका एटीट्यूड ये गड्ढे में पड़े रहना चाहते हैं, पड़े रहने दो। अब मतलब सरकार नहीं झुकेगी, आज की सरकार तो नहीं झुकेगी ना, ये विश्वास तो आपको, या संसद में भी कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा? मैं उसी पे आ रहा हूं जी, मैं अब उसी पे आ रहा हूं कि ये प्रॉब्लम तो इन लोगों की है। आज ये लोग, चूंकि आप एक ऐसी सरकार है जो इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, ब्लैकमेल तो होना छोड़िए, वो इनको रिकॉग्नाइज ही नहीं करती, मेरिट पे किसी की भी बात सुनने के लिए तैयार है। लेकिन हम सबका प्रतिनिधित्व करके आपसे ये बात कह रहे हैं, इसे वो नहीं मानते। हाँ, मेरिट पे आपको कोई बात कहनी आ जाएगी। तो ये लोग ऐसे महसूस कर रहे हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकालो, तड़प रहे हैं। अब ये हर कोई भी अपॉर्चुनिटी हो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं, समाज में अस्थिरता पैदा करने के लिए, डिस्टर्बेंस करने के लिए, सरकार को एड्रेस करने के लिए कोई मौका नहीं छोड़ते। लेकिन ये बहुत ज्यादा नहीं चलेगा, इसलिए कि सरकार इनसे ब्लैकमेल होने के लिए, ये बात बिल्कुल साफ है कि सरकार ब्लैकमेल नहीं हो, तो ये लोग थोड़े दिन डिस्टर्बेंस पैदा कर सकते हैं। और कर्नाटक के बारे में मैंने आपको बता दिया कितना पॉजिटिव एटीट्यूड है कर्नाटक के लोगों का, कि वो उनके यहां वो कर्नाटक में वो मस्जिद का इमाम भी नहीं ढूंढ पाते, वो भी यूपी से लाते हैं, बिहार से, क्योंकि वो अपने बच्चों को मदरसों में भी नहीं भेजते। ये यूनिफॉर्म सिविल कोड का रास्ता क्या सही होगा, जिसके लिए बहुत समय से है, बाकायदा संविधान में लिखा है, पार्टियों ने घोषणा पत्र में दिया है, खास करके बीजेपी तो कहती रही है। क्या आपको लगता है कि सही समय है जब यूनिफॉर्म सिविल कोड को संसद में पास कर देना चाहिए? भाई, मेरा मानना यह है कि संविधान सभा ने भी उस वक्त को भी सही माना कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, किसी भी देश के लिए ये जरूरी है। लेकिन चूंकि हमारे देश में एक 150-200 साल की हिस्ट्री थी जहां हमें बताया गया था कि हम राष्ट्र नहीं हैं, सरकार की जो संवैधानिक इंतजाम थे, जो पॉलिसियां थी, जो एक्शन थे, वो इस पर आधारित थी कि भारत राष्ट्र नहीं है, ये विभिन्न समुदायों का समूह है, और इसलिए सेपरेट इलेक्टोरेट, हर चीज में रिजर्वेशन, ये सब कुछ हमारे यहां था। तो हमारे संविधान निर्माताओं के दिमाग में, और उसके नतीजे में ये पाकिस्तान की मांग उठी और देश का बंटवारा हो गया, लाखों लोगों की जानें गई, लोग विस्थापित हुए। तो हमारी संविधान सभा ने उस वक्त को भी जरूरी माना था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, लेकिन उन्होंने कहा था कि कुछ इस बैकग्राउंड के नतीजे में, इस पृष्ठभूमि के चलते हुए एक वर्ग के अंदर गलतफहमियां हैं कि ये उनकी धार्मिक आस्था के लिए खतरा पैदा कर सकता है, तो उन्होंने उसको इमीडिएटली लागू नहीं किया, पर हर आने वाली सरकार के लिए उसको नीति निर्देशक सिद्धांत के रूप में स्थापित कर दिया, जिसका मतलब ये था कि उन गलतफहमियों को दूर करने के लिए हर सरकार काम करेगी। हमने बदकिस्मती से उल्टा किया। 1986 में मैं आपको याद दिलाऊं, जब पार्लियामेंट्स में लॉ पास हुआ तो पाकिस्तान के एक मशहूर लेखक और ब्यूरोक्रेट भी थे, वो 4 गवर्नर जनरल को उन्होंने सर्व किया था, कुदरतुल्लाह साहब ने, उन्होंने एक लेख लिखा, उसमें उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में जो ये शाबानों के जजमेंट को रिवर्स करने के लिए जो कानून बना है, उन्होंने 2 मुख्य बातें कही थी। उसमें उन्होंने कहा कि इन मौलवियों ने एक तो पूरी दुनिया को ये कहने का मौका दे दिया कि इस्लाम में एक निस्सहाय नादार तलाकशुदा औरत के लिए इज्जत से जिंदगी गुजारने का कोई तरीका नहीं। एक तो उन्होंने ये कहा कई बार,
और दूसरी बात उन्होंने कही कि इस कानून की वजह से पाकिस्तान में वो मुसलमान जो अपने कानून और अपने समाज में सुधार लाना चाहते हैं, उनका काम बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि अब उनके विरोधी ये कहते हैं कि भारत सरकार तो संरक्षण दे रही है मुस्लिम लॉ को और तुम उसको बदलना चाहते हो। तो हमने तो बजाय जो हमें संविधान ने निर्देश दिया था उसकी बजाय हमने विपरीत दिशा में चले। तो अब एक माहौल बनना शुरू हुआ है और मुझे यकीन है कि खास तौर से 2019 में ये ट्रिपल डिवोर्स खत्म हो जाने के बाद अब बचा क्या है, एक पॉलीगैमी है, वो भी सुप्रीम कोर्ट सुनने जा रहा है। उसी वक्त उन्होंने कहा था कि ये दोनों चीजें चैलेंज हुई हैं, हम पहले 3 तलाक सुनेंगे उसके बाद पॉलीगैमी सुनेंगे। तो वो पटिशन अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि कोई मुश्किल काम नहीं, आपको सिर्फ एक बात सुनिश्चित करनी है, लॉ का काम यूनिफॉर्मिटी पैदा करना नहीं होता है। हिंदू लॉ में हिंदू, सिख, जैन, बुद्ध सब हैं, क्या उनकी अपनी आइडेंटिटीज खत्म हो गई? खुद हिंदुओं में जो अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं यूनिफॉर्म नहीं है, वो तो यूनिफॉर्मिटी आ नहीं पाई। ये लॉ का काम नहीं है। लॉ का काम सिर्फ इतना है कि शादी के नतीजे में, विवाह के नतीजे में जो अधिकार और जिम्मेदारियां पैदा होते हैं वो समान होने चाहिए। अब आप उससे बढ़ के कुछ करना चाहते हैं, मुस्लिम पति को महर देना है, तो क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड ये कहेगा कि नहीं अब तुम महर मत देना, नहीं आप डबल दो तो भी हमें और खुशी होगी? तो इसमें कोई संकट नहीं है, सिर्फ एक एजुकेशन की जरूरत है, लोगों को सही सूचना की जरूरत है। लेकिन मैंने आपको बताया कि हम नहीं कर सके, हम तो और उल्टी दिशा में चले दबाव में आकर। अब माहौल बदल रहा है, मुझे यकीन है कि अब अगर फौरी तौर पर नहीं तो आने वाले सालों में देश में वो गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और लोग खुद इसका स्वागत करेंगे कि जैसे अपराध संहिता एक है, मर्केंटाइल लॉ एक है, इसी तरह क्या नाम है, सिविल लॉ भी एक है ज्यादातर, लेकिन जो ये बचा हुआ एरिया है ये भी सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और हमारी भारतीय पहचान मजबूत होनी चाहिए। देखिए, अंत में आरिफ भाई एक बात कहना है कि जो लोग चाहे वो राजनीतिक कारणों से हो, बाकायदा पहले जाति धर्म के नाम पर, लेकिन इस तरह से कि मुस्लिम या अल्पसंख्यक भारत में असुरक्षित हैं और इसलिए एक अंतर्राष्ट्रीय अभियान जो चलता है, इसलिए मेरा ऐसा आपसे आग्रह है कि क्या आप ये मानते हैं कि ये जो अभियान इस तरह के हैं उससे भारत की छवि और खास करके मुस्लिम असुरक्षित हैं? क्या इस सरकार के रहते, आप चूंकि एक तरह से विचारक भी हैं और राजनेता भी हैं, क्या मुस्लिम असुरक्षित महसूस कर रहा है? उसका क्या इलाज है? आलोक जी, आपको तो ये सवाल पूछना चाहिए, क्योंकि आपके सवाल का मकसद है कि जो लोग इस कार्यक्रम को देखें उनके दिमाग में गलतफहमी है वो दूर होनी चाहिए। लेकिन मैं ये मानता हूं कि आप भी जानते हैं कि सारे मुस्लिम मुल्कों की सरकारें तो हमारे प्रधानमंत्री को बुलाकर उनको अवार्ड दे रहे, उनको सम्मान दे रहे। पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसे राजनीतिक विरोधी भी इसको चैलेंज नहीं कर सकते। लिहाजा आज का युग आप उससे ज्यादा जानते हैं, ये मीडिया का युग है। कोई एक खबर चला दीजिए, लोग वो चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन लोगों के दिमाग में वो बात है, मैं वैसा नहीं मानता हूं। मैं तो ये मानता हूं कि आज भारत को खास तौर से जब लोग नजर डालते हैं कि दुनिया की बड़ी बड़ी कॉरपोरेशंस उनको हेड कर रहे हैं भारत के लोग, भारत की जो अपनी अंदरूनी हालात बेहतर हो रहे हैं। और आप मुसलमानों का तो खास तौर से मैं कहूंगा कि भाई जो दुनिया में मेन स्ट्रीम मुस्लिम देश माने जाते हैं वो तो भारत के प्रधानमंत्री को बुलाकर सम्मानित कर रहे हैं। तो हम ये कैसे मान लें कि चंद एक लोगों के कहने की से कि भारत में खतरा है, लोग इस बात को स्वीकार कर लें? अरे भाई, अंत में एक बात कहें, वैसे आपके सामने कहना भी ठीक ही है, क्योंकि ये कहा गया है कि हिजाब पहनने वाली जो है, ओवैसी साहब ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगी। क्या आपको नहीं लगता कि अभी भी सही समय है जब
आप जैसे राजनेता यदि राष्ट्रपति के पद पर हो तो कई समस्याओं का समाधान होगा। देखिए, समस्याओं का समाधान पदों से नहीं होता। समस्याओं का समाधान तो विचारों से होता है, विचारों के परिवर्तन से होता है, उससे होता है समाधान। तो पद बहुत हमारे यहाँ तो जो बहुत छोटे पद पे लोगों ने मतलब छोटे से मतलब कोई काम छोटा नहीं होता, लेकिन तनख्वाह के एतबार से, स्टेटस के एतबार से बहुत छोटे पद पे जो लोग थे, उन्होंने ऐसे शानदार काम किए कि उनका नाम इतिहास में जिंदा है। हमारे यहाँ केरला में नारायण गुरु का नाम मेरे ख्याल से जब तक या सेंट चावरा, इनका नाम जब तक केरलाइट हैं तब तक इनका नाम नहीं भूल सकते। आप नॉर्थ में, मैं कहूंगा आपसे, सर सैयद तो सबॉर्डिनेट मतलब जज भी तो नहीं थे, तीसरे जो नीचे का पायदान है वहां से सर्विस शुरू की, और बढ़ते बढ़ते जज हो गए थे। चलिए, तो ये हम मानते हैं कि पद बड़ा नहीं होता, देश में धारा एक है। आपका विश्वास है कि धीरे धीरे सबको समझ आएगी, वक्त के साथ कानून हो और न कानून हो, भारत की जनता एक रहेगी, संप्रभुता एक रहेगी, दोनों हिंदू मुस्लिम भाई मिल के रहेंगे। वे सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, आपने वो एक आशा और विश्वास कल के लिए बताया। अरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, नमस्कार। धन्यवाद।